हेलो नमस्कार साथियों, दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था, ये जो एक टॉपिक है हमारा वीडियो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। इस टॉपिक को हमेशा से आपके सामने मित्रों तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि इसमें आपको आर्ट्स एंड कल्चर ज़्यादातर पढ़ाई जाती है और जो मुख्य जो आकर्षण होता है वो आपको नहीं बताया जाता है। तो आज की हम क्लास में जो है आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था को हम समझेंगे। ठीक है, आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले देखें कि आज के हम क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अनुसूचित जो जनजाति है उनका बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, उनकी जो जनसंख्या वगैरह सर्वाधिक कहाँ पर है, राजस्थान का क्या और कहाँ स्टैंड करता है पूरे भारत में, वो देखेंगे। फिर हम जो है मित्रों जो भौगोलिक वितरण है जनजातियों का, अनुसूचित जनजातियों का, तो वो देखेंगे। फिर हम जो एक एक जनजाति के बारे में पढ़ेंगे कि वो कहाँ पर सर्वाधिक निवास करती है, कहाँ उनकी जनसंख्या सर्वाधिक है और क्या उनकी अर्थव्यवस्था है और क्या हमें यूनिक बातें देखने को मिलती हैं। तो ये हम हर एक जनजाति के बारे में ऐसे पढ़ेंगे। फिर हम जो कुछ जातियों के बारे में देखेंगे जो एससी समुदाय की हैं, लेकिन जो अपना जीवन एक तरीके से खानाबदोश तरीके से व्यतीत करती हैं, तो वो हम देखेंगे। फिर हम मित्रों जो जनजाति के विकास है तो जो संस्थान बनाए गए हमारे राजस्थान में भारत सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा, वो हम पढ़ेंगे। फिर हम जो है जनजाति विकास के लिए जो भी योजना चलाई जा रही है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमारा ये कार्यक्रम होगा और ये हमारा आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपको आर्ट्स एंड कल्चर कहीं दिखाई नहीं देगी, वो आपको आर्ट्स एंड कल्चर में ही पढ़नी पड़ेगी। किसकी? हमारे आदिवासियों की। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दादू क्लासेज के यूट्यूब जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको दादू क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी, तो वहाँ पर आप हमसे जुड़ जाना और आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। देखिए, हमारा जो राजस्थान है वो भारत के जो 6 जनजाति बहुल राज्य हैं उनमें से एक है। यानी भारत में जो 6 ऐसे राज्य जहाँ पर सर्वाधिक जनजातियाँ निवास करती हैं और राजस्थान भी उसमें हमारा उसका राजस्थान का नाम आता है। जो अनुसूचित जनजातियाँ मित्रों, उनको हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 में जो है परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 366 में तो उनको परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 342 में जो है अनुसूचित जनजातियों को क्या की जाती है, अधिसूचित की जाती है। यानी 342 के तहत हमें क्या बताया गया है कि भाई किसी भी राज्य में कौन कौन सी यहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ हैं। तो इस प्रकार 342 के तहत तो हमारी अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है और अनुच्छेद 341 के तहत हमारी अनुसूचित जो जाति होती हैं उसको अधिसूचित किया जाता है। और अनुच्छेद 366 में हमें अनुसूचित जनजातियों की क्या देखने को मिलती है, परिभाषा देखने को मिलती है। यानी अनुच्छेद 366 में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते। हमारे राजस्थान में 1976 में एससी और एसटी एक्ट लाया जाता है। ठीक है, कब? 1976 में। उस एक्ट के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा 27 जुलाई 1977 को जो है 12 अनुसूचित जनजातियां घोषित की जाती है। कितनी? 12 अनुसूचित जनजातियां 1977 को जो है 27 जुलाई 1977 को घोषित किया जाता है 12 अनुसूचित जनजातियों को राज्य सरकार के द्वारा एससी एसटी एक्ट 1976 के अनुसार। अब वो 12 अनुसूचित जनजातियां कौन कौन है देखिए। सबसे पहले है हमारी मीणा, उसके बाद भील, तीसरी हमारी ग्रासिया, चौथी है सहरिया, पांचवी कथोड़ी, छठी हमारी डामोर। ये तो मुख्य हैं और इनके बारे में हमें सर्वाधिक पढ़ना होता है विस्तार से। फिर हमें अन्य 6 के नाम याद रखने, जैसे कि नायक, धानका, कोली, पटेलिया, कोकना और भील मीणा। भील मीणा यहाँ पर मीणा का पार्ट नहीं है, यहाँ पर भील मीणा अलग अनुसूचित जनजाति है, तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा। और ये जो है 12 अनुसूचित हमारी जनजातियाँ हैं, राज्य सरकार के द्वारा 27 जुलाई 1977 को क्या किया गया था, यहाँ पर घोषित किया गया था। ठीक है, भील मीणा, ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी, डामोर, नायक, धानका, कोली, पटेलिया, कोकना, भील मीणा इत्यादि जो है ये 12 हमारी अनुसूचित जनजातियां हैं। इनमें से मुख्य कौन सी निवास करती हैं हमारे राजस्थान में, यानी सर्वाधिक जो इनकी जनसंख्या है और सर्वाधिक जो है उनका प्रतिशत है, तो वो है हमारे भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया, डामोर और कथोड़ी। ये जो 6 जनजातियां यहाँ पर राजस्थान में मुख्य रूप से निवास करती हैं और बाकी जो जनजातियां हैं उनकी संख्या राजस्थान में बहुत ही कम है। ठीक है ना, बहुत ही कम है। अब मैं बात करूँ हमारे राजस्थान में
तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक जो है निवास करती हैं जनजातियाँ? वैसे हम देखेंगे कि भाई जनजातियों को दृष्टि से हम राजस्थान का भौगोलिक वितरण देखेंगे और हम देखेंगे अलग अलग पार्ट में जो है कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती है और उनका क्या प्रतिशत है। लेकिन ओवरऑल की मैं बात करूं तो सर्वाधिक हमें जो देखने को मिलती है वो दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में, यानी हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद वाला जो क्षेत्र हो गया वहाँ पर, और हमारे जो है कुछ जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र यानी जहाँ पर शहरिया जो है जनजाति वगैरह वहाँ पर निवास करती हैं, और फिर हम जो जयपुर वाला क्षेत्र में जहाँ पर मीणा जो जनजाति निवास करती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा भाग है जनजाति बहुल। और अन्य जो भाग है जैसे कि उत्तरी पश्चिमी हमारा जो क्षेत्र हो गया, या फिर जो है पूर्वी जो साइड में जैसे कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर उधर साइड में हो गया, तो वहाँ पर हमें बिखरी जनजातियाँ का हमें देखने को मिलेगी। ज़्यादातर जो है हमें सकेंद्रन जनजातियों का वो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में ही देखने को मिलेगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर दक्षिणी, और थोड़ा बहुत जयपुर वाला, यानी जयपुर में आपको पता है कि मीणा रहते हैं 4-5 लाख के आसपास। तो ठीक है, और राज्य की जो कुल अनुसूचित जनजाति है मित्रों उसका 30% से भी अधिक भाग केवल उदयपुर और बांसवाड़ा में। हम देखेंगे कि भाई 15.25 लाख और 17 लाख जो हमारे जो है लगभग 20-30 लाख हमें जो है उदयपुर में और बांसवाड़ा में जनसंख्या देखने को मिलती है अनुसूचित जनजातियों की। और इस प्रकार ओवरऑल हम बात करेंगे कि भाई 92.38 लाख हमारे राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। तो आइए फिर 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की क्या स्थिति है। 92.38 लाख हमारे अनुसूचित जनजाति जो है निवास करती हैं, मतलब 92.38 लाख है आदि, मतलब इन अनुसूचित जनजाति में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो संख्या कितनी है 92.38 लाख है। कितनी है 92.38 लाख है 2011 की जनगणना के अनुसार। जो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का हमारा प्रतिशत है मित्रों 13.48%। कितना है 13.48%। अब यहाँ पर दो आपको जो है आंकड़े हमेशा कंफ्यूज करते हैं। एक तो कि भाई राजस्थान का 13वां स्थान कैसे हो गया, एक राजस्थान का 4था स्थान कैसे हो गया पूरे देश में अनुसूचित जनजातियों की दृष्टि से। देखिए अनुपात की मैं बात करूं तो अनुपात की दृष्टि से हमारे राजस्थान का जो है पूरे देश में कितना स्थान है, तो है वो है हमारा 13वां। ये किस प्रकार हुआ, तो ये इस प्रकार हुआ कि जो 13.48% है हमारा राज्य की कुल जनसंख्या का, इस प्रतिशत के आधार पर राजस्थान का पूरे देश में कितना स्थान है, तो राजस्थान का पूरे देश में हमारा 13वां स्थान है। कितना स्थान है 13वां स्थान है। और सर्वाधिक जो अनुपात है वो आप जानते हैं कि मिजोरम है। मिजोरम में कितना है 94.4%, यानी मिजोरम में जो भी जनसंख्या रहती है उसका 94.4% ओवरऑल वहाँ पर जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। लेकिन राजस्थान में टोटल जो जनसंख्या रह रही है उसकी 13.48% यहाँ पर राजस्थान में अनुसूचित जनजातियाँ हैं। अब चौथा स्थान कैसे हो गया, अब आपने कई बार चौथा स्थान भी देखा है, तो चौथा स्थान हो गया इस प्रकार की 92.38 लाख जो लोग रह रहे हैं इस आधार पर, क्योंकि आपको पता है कि मिजोरम जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर तो जनसंख्या कम है भाई राजस्थान की तुलना में। तो इस प्रकार राजस्थान का जो है हाँ अनुपात की दृष्टि से कम स्थान आ सकता है लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से ज़्यादा आएगा, क्योंकि हो सकता है भाई 94 लाख यहाँ पर राजस्थान के जितने अनुसूचित जनजातियाँ हो उतने वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में किसी राज्य की जनसंख्या ही ना हो। तो इस प्रकार जो है हमारे भारत में जो है मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है एसटी की। कितनी है, वो है लगभग 1.53 करोड़ के आसपास। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद ओडिशा का नंबर आता है, फिर हमारे राजस्थान का आता है जहाँ पर लगभग 1 करोड़ तब हो गई होगी मेरे हिसाब से। 2011 में 92.38 लाख थी, तो अब तो 1 करोड़ हो गई होगी। तो 92.38 लाख यहाँ पर निवास करती हैं। और अनुपात की दृष्टि से राजस्थान का 13वां स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 4था स्थान। सर्वाधिक आबादी कहाँ पर है अनुसूचित जनजाति की, तो वो हमारी है उदयपुर में। कितनी है 15.25 लाख। कितनी है 15.25 लाख। और बांसवाड़ा में है 13.73 लाख। इस प्रकार जोड़ोगे तो 18-19 लाख होगा, 28-29 लाख होगा। और वो हमारे कुल मिलाकर के 30% बनाएंगे पूरे राजस्थान में जो अनुसूचित जनजातियाँ उसका। तो उदयपुर और बांसवाड़ा। सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले कौन से, यानी जिस जिले में जो जनसंख्या रह रही है उसमें अनुसूचित जो जनजाति हैं उनका प्रतिशत सर्वाधिक है, तो वो है हमारा बांसवाड़ा और डूंगरपुर। यानी बांसवाड़ा में आपको पता है कि उदयपुर की तुलना में जनसंख्या कम है, तो इस प्रकार वहाँ पर ओवरऑल जनसंख्या कम है और अनुसूचित जनजाति यहाँ पर 13 लाख है, तो इस प्रकार उनका प्रतिशत ऑटोमेटिक से ज़्यादा होना ही था। तो उदयपुर बांसवाड़ा में तो सर्वाधिक आबादी निवास करती है। और सर्वाधिक प्रतिशत की मैं बात करूँ तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का आता है। अब हम बात करते हैं न्यूनतम की,
तो न्यूनतम आबादी कहाँ पर रहती है, तो बीकानेर में रहती है। कहाँ पर, बीकानेर में जो है अनुसूचित जो जनजाति है वो कम निवास करती हैं। और उसके बाद मेरे नागौर का नाम आता है, किसका, मेरे नागौर जिले का। तो इस प्रकार बीकानेर और नागौर, ठीक है। तो न्यूनतम आबादी वाला जिला कौन से राजस्थान में, एक तो हमारा बीकानेर में है फर्स्ट पर, और फिर हमारे नागौर में बीकानेर की तुलना में कम रहते हैं, मतलब बीकानेर की तुलना में अधिक रहते हैं। अब प्रतिशत का क्या फंडा है जी, तो प्रतिशत का फंडा ये है कि भाई नागौर में जो है बीकानेर की तुलना में जनसंख्या अधिक है, तो इस प्रकार वहाँ पर जो है जनसंख्या होगी। अब भले ही वहाँ पर जनसंख्या बीकानेर की तुलना में अधिक होगी, मतलब इसमें अनुसूचित जनजाति में, लेकिन नागौर की जनसंख्या बीकानेर की तुलना में अधिक है, तो इस प्रकार वहाँ पर प्रतिशत ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा न्यूनतम प्रतिशत की बात करें तो नागौर और बीकानेर उल्टा यहाँ पर हो जाएगा। लिंगानुपात कितना है जी अनुसूचित जनजाति में, तो लिंगानुपात हमारा है 948 है। कितना है मित्रों, 948 जो है हमारे राजस्थान में। एसटी का कितना है, लिंगानुपात है। अन्य मैं बात करूँ साक्षरता, ग्रामीण लिंगानुपात, वो जब आप जनगणना पढ़ो तब वहाँ पर आप विस्तार से पढ़ोगे। यहाँ पर हम आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था और नॉर्मल जो है उनका जो संकेंद्रण है किन किन क्षेत्रों में, वो हम देखेंगे। अगर यहाँ पर हम इनके साक्षरता वगैरह पढ़ने लग जाएंगे तो मित्र आगे वाला फैक्ट याद नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको अब नहीं बताऊँगा। अब बात कर लेते हैं एससी की। तो एससी में देखिए 1,22,00,000 है ओवरऑल जनसंख्या। प्रतिशत हमारी 17.83 है और चौथा स्थान देश में है इसके अनुसार प्रतिशत के अनुपात के आधार पर। और सर्वाधिक आबादी वाले जिले जयपुर और गंगानगर हैं और न्यूनतम आबादी वाले जिले डूंगरपुर और प्रतापगढ़ हैं। सर्वाधिक आबादी प्रतिशत वाले जिले गंगानगर हो जाए, क्योंकि गंगानगर में जयपुर की तुलना में जनसंख्या कम है, तो गंगानगर में यहाँ पर, और हनुमानगढ़ में। फिर न्यूनतम प्रतिशत वाले, तो जहाँ पर आपको पता है आदिवासी रह रहे हैं वहाँ पर मतलब उनका प्रतिशत अधिक है, तो वहाँ पर एससी वाले ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, अन्य जातियाँ भी आ जाएगी। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले हैं और डूंगरपुर में यहाँ पर न्यूनतम आबादी रहती है एससी की। और 923 जो है हमारे एससी के क्या है, लिंगानुपात है, और 948 लिंगानुपात हमारे एसटी का है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान में कि भाई कहाँ कहाँ पर हमें जो जनजातियाँ हैं उनका संकेंद्रण देखने को मिलता है। इस प्रकार आप जानते हैं कि हमारा राजस्थान है, यानी पतंगा का राजस्थान है। ये हमारा दक्षिणी भाग है। यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, चित्तौड़गढ़ ये एरिया आता है। फिर यहाँ पर दक्षिण पूर्वी पठारिया क्षेत्र आता है, जहाँ पर कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी ये 4 जिले आते हैं। फिर यहाँ पर जो है हमारा उत्तरी जो पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है, जहाँ पर अलवर हो गया, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर ऐसे जिले आते हैं, दौसा वगैरह। फिर यहाँ पर जो है उत्तर पश्चिमी जिले हो जाते हैं, जहाँ पर नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर वगैरह ये आते हैं। तो यहाँ पर जो है जनजातियों का किस प्रकार संकेंद्रण है वो हम देखते हैं। तो देखिए हमारे भौगोलिक वितरण की दृष्टि से हम जनजातियों को यहाँ पर 4 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। दक्षिणी क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ पर जो है मित्रों राज्य की कुल जनजातियों का 55.06% इस क्षेत्र में निवास करता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर डूंगरपुर में जो है गरासिया जनजाति निवास करती है सर्वाधिक, जो सिमलवाड़ा तहसील वगैरह होगी। और सिरोही में हमारे जो है डामोर जो जनजाति है वो हमारी डूंगरपुर में जो है निवास करती है सर्वाधिक, सिमलवाड़ा तहसील वगैरह में। और जो सिरोही की बात करें तो यहाँ पर जो गरासिया जनजाति है वो हमारी आबू रोड व जो पिंडवाड़ा तहसील है यहाँ पर। और फिर अन्य बात करें जो हमारी पाली के बाली जिले में और उदयपुर की जो कोटड़ा व गोगुंदा तहसील में निवास करती हैं गरासिया जनजाति। और जो भील जनजाति की बात करें तो ये हमारे जो है उदयपुर वाले क्षेत्र हो गया, तो उदयपुर वगैरह इसके आसपास में निवास करती हैं। तो इस प्रकार जो है दक्षिणी क्षेत्र में हमें सर्वाधिक जो है जनजातियों का संकेंद्रण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है राज्य की कुल जनजातियों का 55.06% इस क्षेत्र में निवास करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो मीणा जनजाति है वो थोड़ी सी ऊपरी क्षेत्र में आ जाती है, यानी जयपुर वगैरह में। तो इस प्रकार यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर प्रतिशत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जो है सेरिया जनजाति वाला प्रतिशत हमारा 12 ले जाता है। नहीं तो यहाँ पर दक्षिणी जो है क्षेत्र है यहीं पर सर्वाधिक जनजातियाँ निवास करती थी। इस क्षेत्र में निवास करने वाली कौन कौन सी जनजातियां, तो भील होगी, मीणा होगी, डामोर होगी, गरासिया। और इस क्षेत्र में सिरोही, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिले यानी प्रतापगढ़ ये शामिल होते हैं। और 70% जो गरासिया जनजाति है वो सिरोही जिले की पिंडवाड़ा और आबू रोड तहसील में निवास करते हैं। वो हम आगे देखेंगे कि सिरोही और कहाँ कहाँ पर निवास करते हैं, यहाँ पर ओवरऑल आपको बताया जा रहा है।
और डामोर जो है डूंगरपुर जिले में 61% और बांसवाड़ा जिले में 22.6%। 56,000 हमारे डूंगरपुर में निवास करती है डामोर। तो ये हम सारे आगे देखेंगे, ठीक है। अगले हमारे है मित्रों भौगोलिक क्षेत्र आता है जनजातियों की दृष्टि से दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये जो है कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी ये जिला आते हैं इसमें। और यहाँ पर जो सहरिया जो जनजाति है उसका संकेंद्रण है। और सहरिया जनजाति ये जो है इसका 97.4% अकेले 12 जिले में शाहबाद व किशनगंज तहसील में निवास करती हैं। तो इस प्रकार जो आपको बताएं कि जो 12 में ही हमें देखने को मिलती हैं सहरिया, और किशनगंज व शाहबाद तहसीलों में 12 के, तो वहाँ पर 97.4% लगभग जो है वहीं पर सहरिया निवास करती हैं। अन्य भी देखेंगे और कहाँ पर निवास करती हैं। फिर बात करते हैं पूर्वी मैदानी भाग की, जिसमें हम अलवर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, जयपुर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा इन जिलों को शामिल करते हैं। और ये जो क्षेत्र है मीणा जनजाति का बहुल्य है और कुल मीणा जनजाति के यहाँ पर 50% निवास करता है, क्योंकि आपको पता है कि 7-8 लाख तो हमारे केवल उदयपुर में निवास करते हैं मीणा, और अन्य जो बात करें तो है यहाँ पर जयपुर वगैरह में निवास करते हैं। तो इस प्रकार कुल मीणा जनजाति का 50% हमें जो है कहाँ पर देखने को मिलता है, पूर्वी मैदानी भाग में देखने को मिलता है। और राजस्थान की कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का 26.47% भाग इस भूभाग में बसा। यहाँ से अच्छा एक क्वेश्चन ये बनेगा मित्रों कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ होगा दक्षिणी क्षेत्र, उसमें आगे लिख दिया जाएगा 55%, ठीक है, यहाँ पर 55 है। और फिर नीचे लिख दिया जाएगा पूर्वी मैदानी भाग, और आगे लिख दिया जाएगा 9.04%। नीचे लिख दिया जाएगा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, वहां पर आगे लिख दिया जाएगा 26.47। अब आपको मिलान करते हैं कितना, ठीक है। तो किस प्रकार करोगे कि भाई यहाँ दक्षिणी क्षेत्र में तो 55% निवास करती हैं, पूर्वी मैदानी भाग में 9.04 नहीं, यहाँ पर कुल जनजाति का 26.47% निवास करता है। फिर बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की, तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कुल जनजाति आबादी का 9.04% निवास करती है, क्योंकि कुछ क्षेत्र तो हमारे गरासिया वाला ले लेगा, यानी जो पाली जिले की जो बाली तहसील है वहाँ पर गरासिया निवास करती है सर्वाधिक। और अन्य बात करें जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर वगैरह, यहाँ पर जो बात करें बिखरी हुई जनजाति निवास करती हैं। तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जहाँ पर हम मरुस्थलीय, अर्धशूषक व शूषक जिले शामिल करते हैं, और शेखावाटी वाले जिले, और यहाँ पर जो है जनजातियाँ थोड़ी कम है, और यहाँ पर कुल जनजाति आबादी का 9.04% निवास करता है, ठीक है। और उसके बाद कम हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल सहरिया ही निवास करती है और सहरिया की जनसंख्या कम है और केवल 12 में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार न्यूनतम अवरोही क्रम अगर हम व्यवस्थित करें इन चारों क्षेत्रों को, तो ऊपर आएगा दक्षिण क्षेत्र, फिर आएगा पूर्वी मैदानी भाग, फिर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, और फिर हमारा आएगा दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं एक एक जाति को, एक एक जनजाति को विस्तार से। देखिए मीणा जनजाति, मीणा जनजाति जो है हमारे राजस्थान में जितनी भी जनजातियाँ निवास करती है उसमें सर्वाधिक जो है यहाँ पर मीणा जनजाति के लोग रहते हैं। कितने हैं? 43.46%, यानी 92.38 में 43 जो है लाख हमारे कौन है, मीणा है। और इस प्रकार इनका प्रतिशत हो गया ओवरऑल 47%। कितना हो गया? 47%। और ये सर्वाधिक शिक्षित जनजाति भी है, वो भी हम देखेंगे। फिर बात करते हैं कि मीणा सर्वाधिक रहते कहाँ पर। तो 4 जिले तो आपको विशेषकर याद होने चाहिए, या फिर 2-3 जिले, क्योंकि एग्जाम में पिछली बार भी क्वेश्चन बना था। यहाँ से मीणा लिख दिया और आगे जिलों के नाम लिख दिया कि भाई कहाँ पर जो है ये निवास करती हैं, इनका सर्वाधिक प्रतिशत। तो उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़, यहाँ पर सॉरी 7.18 लाख नहीं होगा, यहाँ पर 4 लाख होगा, 4.68 लाख वगैरह होगा। तो ये मैं करेक्शन कर दूंगा सही जब मैं आपको दूंगा PDF, ठीक है। तो यहाँ पर उदयपुर का सही है, 7.18 लाख जो है यहाँ पर निवास करते हैं उदयपुर में मीणा लोग। और फिर बात करते हैं दूसरे स्थान पर हमारे आते हैं जयपुर का स्थान, और फिर हमारे जो आते हैं मित्रों जयपुर में कितने, तो 4.67 लाख लोग रहते हैं, और 4.47 लाख हमारे प्रतापगढ़ में, और फिर 4.31 लाख हमारे दौसा में रहते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं मीणा जो लोग हैं ये हमारे कई जिलों में एक तरीके से बड़ी आबादी समूह में रहते हैं। तो उदयपुर में 7 लाख, जयपुर में 4.67 लाख, लगभग 5 लाख मान लीजिए, और प्रतापगढ़ में आप 4 लाख मान लीजिए। इस प्रकार आप इनको मतलब औसतन के रूप में मान सकते हो। तो उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़, ये आप क्रम याद कर लीजिए मित्रों। उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़ 47% है टोटल जनसंख्या का, यानी हमारी जनजाति जनसंख्या का, और 43.46 लाख इनकी जनसंख्या है। मुख्यतः मीणा जनजाति उदयपुर, जयपुर, दौसा, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर इन क्षेत्रों में रहती हैं। और मीणा जनजाति की हम देखते हैं अर्थव्यवस्था।
मीणा जो है मुख्य रूप से ये कृषि कार्यों में संलग्न है और मीणाओं में मित्रों बंटाईदारी जो कृषि या फिर जो शेयरिंग क्रॉपिंग होती है उस व्यवस्था का प्रचलन अधिक है। और ये जो इसकी मैं बात करूँ तो ये हमें हमारे बात करें हमारे नागौर में भी देखने को मिलता है। और अगर मैं मारवाड़ की दृष्टि से देखूँ मेरे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम करसा वगैरह रखते हैं हम अपनी ट्यूबवेल पर, तो यही मुझे लगता है कि ऐसा ही हमारे मीणा में है। यहाँ पर क्या जाता है कि बंटाईदारी जो कृषि है वो प्रचलित है। और यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई किस जनजाति में जो है बंटाईदारी कृषि का प्रचलन है, तो यहाँ पर मीणा जनजाति होगा। और यहाँ पर 3 प्रकार की हमें जो है बंटाईदारी व्यवस्था देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एक तो छोटा बट, दूसरा हाड़ी बट और तीसरी हमारी हासिल बंटाईदारी। तो छोटा बट, हाड़ी बट और हासिल बट। इसमें बात करें छोटा बट में, तो इसमें क्या होता है कि जो भूमि स्वामी होता मित्रों वो केवल जोतने के लिए अपनी जमीन देता है। किसके लिए? केवल जोतने के लिए अपनी जमीन देता है। और वहां पर केवल वहां पर जमीन क्या देता है? जोतने के लिए जमीन देता है। वहां पर उसको पैसे भी नहीं देता है और वहां पर जो है अन्य जो खाद बीज वगैरह व्यवस्था होती है उसकी भी व्यवस्था नहीं करता है। तो इसमें यह कहता है वो भूमि स्वामी कि तू यहाँ पर केवल मेरी जमीन रख, मैं तेरे को नहीं तो कोई पैसा दूंगा, नहीं जो है मैं तेरे को खाद बीज की व्यवस्था करूंगा, तू अपने आप मतलब इस पर फसल वगैरह पैदा कर और मुझे तू जो है 1/4 है वो उपज दे दियो। यानी चौथाई होती है मतलब पूरा प्रतिशत होता है उसका आप मुझे 1/4 जो भाग दे देना। और इस प्रकार हमारे मध्य ये संबंध स्थापित हो जाएगा। यानी छोटा बट में ये होता है कि भाई इसमें भूमि स्वामी जो है केवल जोतने के लिए जमीन देता है आपको और वहां से जो है 1/4 यहाँ पर आपसे उपज लेता है। किससे? जो यहाँ पर बोता है किसान जो भी। उसके बाद हाड़ी बट क्या होती है? तो इसमें इस व्यवस्था मित्रों भूमि जो स्वामी होता है वो जमीन तो देता ही है जोतने के लिए, अब वहां पर उसको राजस्व भी देता है, वहां पर उसको पैसा भी देता है उस किसान को और वहां पर खाद बीज के लिए खुद व्यवस्था करता है। जिस प्रकार हमारे मारवाड़ में होता है, यानी जो करसा हम रखते हैं, जो हम यहाँ पर करसा कहते हैं उसको, कि उसको हम अपने जो है ट्यूबवेल वगैरह खेत वगैरह देते हैं कि भाई तू यहाँ पर रह और तू यहाँ पर खेती कर। अब तू यहाँ पर जो है हम तेरे को खाद व्यवस्था खाद बीज वगैरह सब ला कर देंगे, तुझे लाने की कोई जरूरत नहीं है और तुझे अपना घर खर्चा चलाने के लिए हम पैसा देंगे, तुझे अपने जो है अपने ओर से घर खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं मत लगाइयो, हम तुझे पैसा देंगे। लेकिन मित्रों यहाँ पर जो भी उपज होगी उसकी मैं बात करूं, उसकी जो उपज यहाँ पर वो सर्वाधिक लेता है। यानी छोटा बट और हासिल बट की तुलना में यहाँ पर हाड़ी बट में वो यहाँ पर जो है उपज यहाँ पर अधिक लेता है, क्योंकि वो खाद बीज की व्यवस्था करता है और राजस्व भी देता है। फिर तीसरा हमारा होता है मित्रों हासिल बट। इसमें क्या होता है? इसमें जो भूमि स्वामी होता है वो आपको केवल राजस्व देता है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आपको खाद बीज की व्यवस्था वगैरह करेगा, आपको केवल राजस्व दिया जाएगा और भूमि दी जाएगी, आप वहां पर जो है उपज पैदा करो और हम जो है उसके बदले में 1/3 उपज लेंगे। 1/3 इसलिए लेंगे क्योंकि हमने जो है आपको राजस्व दिया है। तो इस प्रकार जो छोटा बट में तो आपको राजस्व नहीं दिया जा रहा था, केवल आपको भूमि जोतने के लिए दी जा रही थी, जो भी पैसा बेचारा उसका लग रहा था, तो इसलिए बेचारे उसने कह दिया, भूमि स्वामी ने कह दिया ठीक है भाई मैं केवल 1/4 ले लूंगा, तू जो है 3/4 रख ले। लेकिन हासिल बट जब आया तो उसने कहा कि भाई पैसे तो मैंने तुझे दे दिए, अब भाई तू 1/3 क्या 1/3 दे मुझे, ठीक है ना, तो तेरे लिए पैसे कहाँ से लग रहे हैं? मेरे पैसे लग रहे हैं, तू मुझे 1/3 दे। अब हाड़ी बट में क्या होता है कि उसमें जो राजस्व देता है और साथ में जो खाद बीज होता है उसकी व्यवस्था करता है। इस प्रकार यहाँ पर जो उपज की बात करें तो लगभग आधी उपज भी वो ले सकता है। कौन? हमारा भूमि स्वामी। आगे बढ़ते हैं तो ये हमने देख लिया किसके बारे में मित्रों, ये हमने मीणा जनजाति की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लिया है। यहाँ पर केवल आपको याद रखना है बंटाईदारी कृषि उसका प्रचलन मीणा जनजाति में देखने को मिलता है। उसकी बात करते हैं भील जनजाति की। ये जो है दूसरी सर्वाधिक बड़ी जनजाति है और इनकी जनसंख्या कितनी है मित्रों राजस्थान में? तो 41 लाख यहाँ पर इनकी जनसंख्या देखने को मिलती है, क्योंकि 43 लाख तो हमारे मीणाओं की थी और 41 लाख हमारे देखने को मिलते हैं किनकी? हमें देखने को मिलती है भील जनजाति की। और इनका प्रतिशत कितना है ओवरऑल? तो मीणाओं का तो था 47% और यहाँ पर भीलों का है 44%। ठीक है, तो 47 और 44 लगभग आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर सर्वाधिक इन्होंने आबादी घेली, यानी 41 और 43 कितना होते हैं? लगभग 84 लाख होते हैं। तो 84,92.38 लाख में तो 84 लाख केवल भील और मीणा होगी। जिस प्रकार राजस्थान की मुख्य जनजातियां कौन हो गई? भील और मीणा होगी। इस प्रकार यहाँ पर एक हमें अन्य जनजाति भी देखने को मिलती है मित्रों भील मीणा के बारे में। सर्वाधिक भील आबादी वाले जिले कौन कौन से हैं? तो वो है हमारा बांसवाड़ा,
फिर बात करते डूंगरपुर की, फिर बात करते उदयपुर की। और मैंने शुरुआत में बताया था कि सर्वाधिक जो आदिवासी लोग निवास करते हैं वो उदयपुर में निवास करते हैं 15 लाख के आसपास। लेकिन प्रतिशत के आधार पर मैंने बताया था आपको बांसवाड़ा और डूंगरपुर। लेकिन यहाँ पर भीलों की दृष्टि से मैं बात करूँ तो बांसवाड़ा के स्थान सर्वाधिक आता है किसमें, जनजाति की दृष्टि से। और यहाँ पर 13.40 लाख जो है लोग रहते हैं बांसवाड़ा में। और फिर डूंगरपुर में 6 लाख यानी 7 लाख के आसपास। और फिर उदयपुर में 6.5 लाख। और मीणाओं में हमने देखा था किसका नंबर आया था सर्वप्रथम, उदयपुर, उसके बाद जयपुर, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद दौसा वगैरह का नंबर आया था। और भील में हमारा आया था बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर का, ये नहीं भूलना आपको। तो इस प्रकार इनका मुख्य क्षेत्र कौन सा हो गया, दक्षिणी जो पहाड़ी क्षेत्र हो गया, यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर वगैरह हो गया। फिर बात करते हैं भील जो है ये किस पर निर्भर करते हैं, तो ये हमारे कृषि व्यवस्था, ये कृषि मतलब जो कृषि होती है उसी पर ये निर्भर रहते हैं। शिकार, वनों से उत्पाद वगैरह प्राप्त करते हैं और ये इनकी अर्थव्यवस्था चलती है। यहाँ पर ये एक विशेष प्रकार की कृषि करते हैं जिसको हम कहते हैं वालरा कहते हैं पूरे राजस्थान में। तो यानी आदिवासियों के द्वारा जो समतल भूमि पर जो कृषि की जाती है, ठीक है, जो भूभाग पर जो कृषि की जाती है उसको हम कहते हैं आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, उसको हम वालरा या वालरू कहते हैं हमारे ग्रासिया में। लेकिन अगर मैं बात करूं भीलों की दृष्टि से हम बात करें तो यहाँ पर भील जो है पहाड़ी क्षेत्रों में अलग स्थानांतरित कृषि करते हैं और हमारी मैदानी क्षेत्रों में अलग तरीके से स्थानांतरित कृषि करते हैं। तो इस प्रकार जो है भीलों के द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उनको तो हम कहते हैं चिमाता, और जो मैदानी क्षेत्रों में जो उनके द्वारा कृषि की जाती है उनको हम कहते हैं स्थानांतरित कृषि जो की जाती है उसको हम दजिया कहते हैं। तो भील जो है मित्रों आदिम कृषि पर निर्भर हैं। और भील जो है आदिवासी घुमक्कड़ एवं झूम कृषि करने वाले होते हैं। और चिमाता की बात करें तो पहाड़ी ढालों के वनों को जलाकर प्राप्त की गई भूमि में अनाज दालें आदि बोना, इसको हम कहते हैं चिमाता। और दजिया की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि होती है। अरावली के ये जो भाग है मित्रों स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व आपको बताएं कि ये काला पानी और जंगल कहलाते थे। और ये जो लोग हैं गोंद, लाख, लकड़ी एवं जड़ी बूटी बेचकर अपना पैसा प्राप्त करते हैं। और सागड़ी प्रथा क्या होती है मित्रों, जिसका जो निवारण है 1961 में किया गया था। 1961 में जो एक निवारण अधिनियम लाया गया था सागड़ी की प्रथा के बारे में। तो इसमें क्या होता था कि भाई जब आप साहूकारों से धन वगैरह उधार ले लेते थे और फिर आप नहीं चुका पाते थे तो जो साहूकार होते थे वो आपको बंधुआ मजदूरी करवाते थे। तो इस प्रकार जो है इसका निवारण 1961 में किया गया था। तो ये सागड़ी प्रथा हमारी भीलों में प्रचलित थी। और ये जो मित्रों हमारे भील लोग गोफन का यूज करते हैं। अगर आप जुड़े हुए हो ग्रामीण क्षेत्र में तो गोफन को तो आपने देखा ही होगा। फिर बात करते हैं इनके द्वारा की जाने वाली जो सामूहिक कृषि होती है मित्रों उसको हिड़ा, हलमा, हेलमो वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी जो है क्या क्या होती है, तो ये प्रीमेटिव कल्टीवेशन, फिर स्थानांतरित कृषि, फिर बात करते हैं हम वनोपज वगैरह प्राप्त करते हैं, फिर जो है गोफन और ये हेलमा और सागरी प्रथा, ये कुछ याद रखने हमें भीलों की अर्थव्यवस्था में। फिर है मित्रों ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया की मैं बात करूँ तो ये मीणा और भील के बाद जो है राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और 2011 की जनगणना के अनुसार ये इनकी कितनी संख्या है, तो इनकी है 3.14 लाख। और ये कुल जनजाति का प्रतिशत तो 3.4। ये इसलिए हमारे लिए इजी हो गया प्रतिशत और याद करना, इनकी जनसंख्या और प्रतिशत लगभग समान रहता है। क्योंकि मित्रों हमारे जो राजस्थान में जो जनसंख्या है एसटी की, तो वो लगभग हमारी 92 लाख के आसपास, यानी लगभग मान लीजिए 1 करोड़ के पास। इस प्रकार वो पूरा 100% हो गया। तो इस प्रकार अब वहाँ पर 43 लाख होगा तो वहाँ पर 47% हो गया। अब वहाँ पर 41 लाख होगा तो वहाँ पर 43% हो गया, ठीक है, मतलब 44% हो गया। तो इस प्रकार हमें प्रतिशत और यहाँ पर जो है जो जनसंख्या है वो याद रखने में आसानी हो जाती है। तो सर्वाधिक ग्रासिया कहाँ पर निवास करते हैं, तो यहाँ पर सिरोही, उदयपुर और पाली। सिरोही में तो हमारा जो है पिंडवाड़ा और आबू रोड जो तहसील है वहाँ पर, और पाली की जो बाली तहसील, और हमारे जो है उदयपुर की बात करें तो कोटड़ा और गोगुंदा तहसील में। तो सिरोही की बात करें सर्वप्रथम सिरोही में 1.53 लाख आते हैं, उसके बाद उदयपुर में 1 लाख और फिर पाली में 45 से 1,000। तो सिरोही, उदयपुर, पाली आपको क्रम याद रखना है। भील में हमारा था क्या पर था बांसवाड़ा और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, और मीणा में हमारा था उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़, ठीक है। तो हमने देख लिया कहाँ कहाँ पर निवास करते हैं और इनका क्या आजीविका का आधार है, तो वही कृषि पशुपालन करेंगे।
और मित्रों ये इनका ये है कि इनकी लगभग 85% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में संलग्न है। यहाँ पर कृषि नहीं होगा, कृषि होगा। और ग्रास्य जो सामूहिक कृषि करते हैं मित्रों, उसको हम हरी भावरी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरी भावरी कहते हैं। और कहीं कहीं वहाँ पर जो स्थानांतरित कृषि करते हैं उनको हम वादरा या फिर वालरू कहते हैं। तो हरी भावरी आपको याद रखना है, सामूहिक कृषि ग्रासियों के द्वारा की जाने वाली कृषि होती है। फिर बात करते हैं सहरिया जनजाति की। तो ये हमारी सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति हैं सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से। तो इसके कारण इसको भारत सरकार ने आदिम जनजाति के रूप में रखा है। और 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या कितनी है? तो 1.11 लाख इनकी संख्या है। और सर्वाधिक ये कहाँ पर रहते हैं? तो 12 में रहते हैं। लगभग 1 लाख यानी लगभग हमारे 97 जो प्रतिशत है वो हमारे केवल 12 में है। और हजार है, कुछ हजार 500-600 हमारे कोटा झालावाड़ में रहते हैं। कुछ बस गए होंगे, वहाँ से चले गए होंगे कुछ काम के लिए, तो कोटा झालावाड़ में थोड़े से आगे। लेकिन 97% हमारा कहाँ पर? 12 में। कौन सी तहसील? शाहबाद और किशनगंज। क्या जनसंख्या इनकी? 1 लाख है। और सहरिया का क्या हमारा काम है? तो वही आजीविका कृषि वगैरह करेंगे, पशुपालन करेंगे, जनोत्पाद वगैरह ये लाएंगे, वनोत्पाद होगा। और खाकरा जो पलास और लाखोरा की जो जड़ है वहाँ से रस्सियाँ गूंथ कर ये बेचते हैं। और इनकी अर्थव्यवस्था कृषि कार्य पर निर्भर होती है। और इनका जो मुख्य भोजन जवार होता है। और ये जो अपने मीठे की जो पूर्ति है मित्रों, वो जंगल में मिलने वाले महुआ जो होता है उसके वृक्ष से करते हैं। और सहरिया जनजाति के 45% जो लोग हैं वो कृषि एवं लगभग 35% जो लोग हैं कृषक मजदूरों के रूप में यहाँ पर मजदूर होगा। कुछ टाइपिस्ट ने मजाक कर दिया यहाँ पर, ठीक है, कृषि को कृषि लिख दिया, तो नया टाइपिस्ट ऐसे लिखा उसने। तो सहरिया जनजाति के जो 45% लोग कृषि में और हमारे 35% लोग जो हैं कृषि मजदूर जो होते हैं उसमें रूप में कार्य करते हैं। और सहरिया लोग वनों से लकड़ी वगैरह ये प्राप्त करते हैं, ये इनका काम होता है जनजातियों का। और फिर मैं बात करूँ तो ये नहीं, ये मत्तुसोई नहीं होगा, मामोनी होगा। यहाँ पर मामोनी जो इनके लिए कार्य करती हैं सहरियों के लिए, ठीक है, मामोनी होगा। जिस प्रकार राजस्व वगैरह हैं, मामोनी होगा यहाँ पर। तो मामुनी जो है उसकी संकल्प जो संस्था है उसने यहाँ पर सहरियों के लिए अच्छा कार्य प्रारंभ किया। तो लास्ट में शायद टाइपिस्ट को गुस्सा आ गया होगा, तो काफ़ी गलत दिखा दी यहाँ पर। तो मामुनी होगा, ठीक है। मामुनी की जो संस्था, वो मामुनी की जो संकल्प संस्था थी उसने यहाँ पर अच्छा काम किया सहरियों के लिए। फिर है मित्रों कथोड़ी जनजाति। इनकी जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 5-1 हज़ार है। और इनमें से 2,500 हमारे उदयपुर में रहते हैं। ये वहाँ से लेकर आए थे, महाराष्ट्र वगैरह से वहाँ से लेकर आए थे इनको। तो ये आर्ट्स एंड कल्चर में आप देखना, यहाँ पर वीडियो लंबा खींच जाएगा, ठीक है। तो उदयपुर में 2,500 हज़ार रहते हैं। और फिर डूंगरपुर में, तो उदयपुर डूंगरपुर 12, ये आपको क्रम याद रखना है। 4,833 इनकी जनसंख्या है। और कहाँ पर निवास करते हैं? तो उदयपुर डूंगरपुर 12 में। और राज्य के कुल जनजाति आपको बताएं कि यहाँ पर 5,000 टोटल हैं। और 2,500 हमारे उदयपुर में रह रहे, तो 52% हमारा केवल उदयपुर में हो गया। कौन सी तहसील? तो कोटड़ा, झाड़ोल और सराड़ा जो पंचायत है यहाँ पर जो समिति में रहते हैं। और कथोड़ी जनजाति की आजीविका का प्रमुख आधार मित्रों जो खेर का जो जंगल होता है वहाँ से, खेर का जो वृक्ष होता है वहाँ से जो है कत्था वगैरह बनाना और मछली पकड़ना और सड़क वगैरह कोड़ना, इनका ये कार्य होता है। फिर है मित्रों डामोर जनजाति। ये जो जनसंख्या इनकी बात करें तो हमारी 91 हज़ार है। 91 हज़ार कहाँ गया? हाँ, 91 हज़ार है, 91.5 हज़ार। और सर्वाधिक कहाँ पर रहता है? तो वहीं डूंगरपुर की सिमलवाड़ा पंचायत समिति में। तो 61% लगभग वहाँ पर रहते हैं। यानी आप देख रहे हो कि 91 हज़ार टोटल है। तो 56 हज़ार हमारे डूंगरपुर में है, तो 61% हो गया। और बांसवाड़ा में फिर रहते हैं, फिर यहाँ पर उदयपुर में। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आपको क्रम याद रखना है। और ये बिलों में जो है ये उल्टा था, वहाँ पर जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर था, ठीक है। और ये जनजाति बात करें तो इनका आजीविका का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन है। लेकिन ये वनों पर कभी आश्रित नहीं रहते, इनका जो काम है कृषि और पशुपालन करना। फिर मित्रों कुछ ऐसी जातियों को देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो एससी की बात करें तो ये हमारी एसटी, हमने एससी की देखा था 1,22,00,000 जनसंख्या हमारे पूरे राजस्थान में है, जो 17% है टोटल जनसंख्या का लगभग। तो एससी की बात करते हैं हम कंजर जाति की। तो कंजर जो जाति एससी वर्ग में आती है। और राजस्थान में जो कुल जनसंख्या मित्रों कंजर जाति की वो 53 हज़ार है। और इनका मुख्य निवास कहाँ पर करते हैं? तो ये हमारे भीलवाड़ा, चित्तौड़, जो अलवर, अजमेर, बूंदी, टोंक, तो ये बिखरे हुए यहाँ पर रहते हैं। और कंजर लोग मित्रों ये जो है इनका अलग ही पैसा मित्रों, अलग ही धंधा है। ये धंधा तो मैं तो कह रहा हूँ ना, मेहनत तो लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ये काम करने में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है चोरी करना आसान वगैरह है, इसमें बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है।
तो ये अच्छा काम है, दुनिया से हट करके इनका काम होता है चोरी करना, डकैती करना, राजनी करना। ये अपने आप को एक तरीके से मतलब विरासत मानते हैं कि भाई बुजुर्गों से हमें मिला हुआ है चोरी वगैरह, तो हम करेंगे। तो ठीक है, तो ये इनके लिए ऐसा नहीं है कि गलत है, सामाजिक एक तरीके से निंदा होती है, कि ऐसा नहीं समझते हैं, ये इनको अच्छा मानते हैं चोरी वगैरह को। तो अब बात करें तो कुछ ये मतलब अच्छे हुए हैं अन्य जातियों से कुछ शिक्षा लेकर के, भाई नहीं कि चोरी करना हमारे लिए तो अच्छा रहता है, लेकिन दूसरे ने जो है अपने कितनी मेहनत से जो है धन वगैरह कमाया है और एक पल में जो है ये सारा कुछ लुट जाए तो क्या उसको क्या दुख होता है। तो ये कंजर जाति को बाद में धीरे धीरे समझ आने लगा, जब उसने दुनिया को देखा, दुनिया को समझा। पहले तो उसने यही सोचता था, यही सोचते थे कि भाई ये जो साहूकार वगैरह होता है ये केवल लूटते हैं, ठीक है। लेकिन फिर साहूकार वगैरह ख़त्म हुए और वकील मध्यम वर्ग आया, और मध्यम वर्ग आपको पता है कि कितनी टेंशन होती है मध्यम वर्ग के ऊपर। तो इसकी वजह से कंजर जाति को लगा कि भाई नहीं, अब हम पैसा छोड़ देना चाहिए और हमें जो है छोटा मोटा कार्य करना चाहिए। तो छोटा मोटा कार्य क्या करेंगे, ठेला वगैरह ये चलाएंगे, टेम्पो वगैरह। ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम शिक्षित हो जाएंगे और वहाँ, क्योंकि देखो शिक्षित किसी को यहाँ पर स्कूल तो में भेज दिया जाता है, लेकिन सोच विकसित नहीं हो पाती मित्रों। यहाँ पर कोई भी समाज में जब आपके नौकरी के प्रति एक सोच विकसित होती है, एक संरचना बनती है नौकरी के बाद, तब वहाँ पर जो है किसी भी जाति का, किसी भी जनजाति का विकास होता है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने एकदम स्कूल खोल दिया और आप चाहते हैं कि वहाँ पर 100% साक्षरता प्राप्त कर लेंगे। भले ही आप वहाँ पर सभी लोगों को शिक्षित कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को जो है एक उच्च स्तर का मानेंगे, अन्य जो जातियाँ हैं, जो शिक्षित जातियाँ, उनसे तुलना कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कंजर लोग चोरी डकैती राजनी को आज भी अपने बुजुर्गों की विरासत मानती है। और अब जो कुछ कंजर जो श्रमिक है, श्रमिकों रूम से मतलब कमठा वगैरह में जाने लगे और ठेला टेम्पो वगैरह चलाने लगे। और जो चोरी डकैती वगैरह जब ये करने जाते थे, वारदात करने जाते थे, तो उससे पहले मित्रों ये सगुन अपशगुन देखते थे कि भाई ये क्या चोगड़िया वगैरह हैं, ये पता रखते थे। और फिर ये चौथ माता का आशीर्वाद भी प्राप्त करते थे, जिसको पाती मांगना कहते हैं। फिर बात करते हैं सांसी जनजाति की। तो ये मित्रों हमारी इसकी जनसंख्या है लगभग 86,000 और ये मुख्यतः बिखरी हुई है। बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर वगैरह में निवास करती हैं, विशेषकर भरतपुर की हम देखते हैं, ठीक है। तो बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर वगैरह यहाँ पर निवास करती हैं। और सांसी जाति की बात करें तो ये हमारी एससी में ही आती हैं और ये इनके आजीविका का आधार मुख्य मित्रों ये क्या होते हैं, सांसे वगैरह ये एक जगह टिक कर नहीं रहते। तो इस प्रकार जो हस्तशिल्प वाले जो कार्य होते हैं वो ये करते हैं, थोड़ा मोटा ठटेरा वाला काम हो गया हो, ऐसा ये काम करते रहते हैं। तो ये स्थायी व्यवसाय इनका नहीं होता है। कालबेलिया जाति, तो इनकी बात करें तो लगभग 1,31,000 इनके 1,31,000 इनकी जो जनसंख्या है। और ये मुख्यतः भरतपुर, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा ये सब जगह आपको कालबेलिया देखने को मिल जाएंगे। विशेषकर ये कालबेलिया जाति का नृत्य व संगीत में विशेष स्थान है और ये मांग कर वगैरह खाते हैं आज भी, लेकिन आज थोड़े बहुत सुधरित हुए। फिर बात करते हैं नट जाति की। तो ये इनकी संख्या 65,000 है और कहाँ पर निवास करते हैं तो मुख्यतः अलवर, जोधपुर, जयपुर, पाली, टोंक, भीलवाड़ा में निवास करते हैं। और इनका आधार जो आजीविका यही वगैरह नाच करके और जो कठपुतली का जो नृत्य वगैरह होता है वो दिखा करके अपना पेट गुजारा करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जनजाति विकास हेतु कौन कौन से संस्थान बने हुए हैं। तो जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में उदयपुर में होती है। कहाँ पर? 1975 में उदयपुर में इसकी स्थापना होती है। 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा। तो जो हमारी डीपी धर मॉडल के आधार पर होती है, मैंने आपको गरीबी वाले पार्ट में पढ़ाया था। तो ये जो है उसमें हमारे जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग का गठन होता है। फिर है मित्रों अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद, ये 27 अगस्त 2010 को परिषद गठित होती है, ठीक है। तो जनजातीय विकास विभाग द्वारा जो क्रियान्वित की जा रही योजना होती है उनकी ये समीक्षा करती है। फिर बात करते हैं माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये हमारे कहाँ पर है तो ये उदयपुर में है, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जो जाति शोध संस्थान। और इसकी बात करें स्थापना की तो 1964 में स्थापना होती है, 2 जनवरी 1964, ठीक है, 2 जनवरी 1964 की स्थापना होती है। और 1979 में यह संस्थान मित्रों जनजाति विकास निगम के अधीन चला गया। और इस संस्थान को ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। ये जनजातियों के बारे में शोध करता है और इसके द्वारा मासिक पत्रिका एक ट्राइब जो है उसका प्रकाशन किया जाता है। तो याद रखना 1964 माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर और जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग 1975 उदयपुर। और 2010 में हमारी परामर्शदात्री परिषद बनती है जनजाति के लिए।
फिर बात करते हैं राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ यानी जो राजस हैं, उसकी स्थापना मैंने आपको बता दिया था पहले वाली क्लास में 1976 उदयपुर में होता है। इसकी स्थापना क्यों होती है, तो आप जानते हैं कि भाई आदिवासियों को, बिचौलियों, व्यापारियों, साहूकारों के शोषण से मुक्ति दिलाने या सागड़ी प्रथा वगैरह थी, और उनके द्वारा उत्पादित जो माल और होता है, जो संकलित वन उपज होते हैं, उनको समुचित मूल्य दिलवाने और समिति के रूप में बैंकों से ऋण दिलवाने के लिए राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग सहकारी संघ की स्थापना की जाती है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना 1976 में उदयपुर में। और ये जो मित्रों हैं लैंप्स मतलब चलाती है, यानी बहुउद्देश्य वर्ध समिति, इनके माध्यम से ये लघु वन उपज का वितरण वगैरह करती है। कौन? हमारी राजस। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, तो ये डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही इनके जिलों में कार्य करती हैं। तो याद रखना, राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ 1976 उदयपुर, और लैंप्स वगैरह ये 1974 में जो है समिति स्टार्ट की गई थी लघु वन उपज जो होती है उनका वितरण करने के लिए। फिर मित्रों हमारे भारतीय स्तर पर यानी केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो है ट्राइफेड का गठन होता है। कब होती है स्थापना? 1987 में होती है, यानी जो भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ। इसके जो मुख्य दो कार्य होते हैं, एक तो पहला लघु वन उपज विकास और दूसरा यहाँ पर खुदरा जो विपणन विकास उसका करना। और ट्राइफेड के द्वारा ट्राइब्स इंडिया जो नामक रिटेल आउटलेट के माध्यम से आदिवासी कला और शिल्प वस्तुओं की खरीद और विपणन का कार्य किया जाता है। किसके माध्यम से? ट्राइब्स इंडिया के माध्यम से। और ट्राइब जो है हमारी किसकी पत्रिका है, तो ये हमारी पत्रिका है मित्रों, इसकी है माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान की। ठीक है, शहरिया विकास कार्यक्रम, ये मैं बात करूं मित्रों तो केवल आप इसका जो है कब ये चलाया गया था वो याद रख लेना और कहां पर। तो शहरिया जनजाति आपको पता है कि जो है 12 की शाहबाद व किशनगंज तहसील में निवास करती है। तो वहीं पर जो है हमारा 1977-78 में ये केंद्र सरकार के द्वारा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। कौन सा? शहरिया विकास कार्यक्रम। इसमें जो है अलग अलग समय जो है मित्रों कई प्रावधान किए गए थे, जो है शहरिया जनजाति उसका विकास करने के लिए, उनको जो है अलग अलग प्रकार की वित्तीय सहायता वगैरह देने के लिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा हमें प्रावधान याद नहीं करना है। वैसे मैंने लिख दिया भाई कि जहाँ पर शाहबाद व किशनगंज तहसीलों को छोड़ करके अन्य जो जगहों पर जो राजकीय सेवा उसमें जो है जो रिक्तियाँ होती हैं उसको 25% जो रिक्तियाँ वो हमारी स्थानीय शहरिया जो आदिम जाति है उसके अभ्यर्थियों से भरी जाएगी। तो ऐसे कुछ वहाँ पर प्रावधान किए गए थे। तो ये आपको विशेषकर जो है याद मत रखिए, भले ये केवल याद रख लेना कि भाई कब जो है स्टार्ट हुआ था कार्यक्रम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो शहरिया विकास कार्यक्रम 1977-78 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगला मित्रों माडा क्लस्टर योजना क्षेत्र। तो ये जो है माडा योजना बात करें तो यानी इसका माडा क्लस्टर नहीं, यहाँ पर माडा क्लस्टर भी पढ़ लेंगे और माडा को भी पढ़ लेंगे। तो माडा की मैं बात करूँ तो इसका पूरा नाम होता है मतलब मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट एजेंसी। क्या होता है? मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट एजेंसी। ये जो है कार्यक्रम मित्रों 1978-79 में ये स्टार्ट हुआ था। और इसमें क्या किया जाता था कि भाई जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के अतिरिक्त जो जनजातियों के व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए मित्रों जिले को एक इकाई मानते हुए प्रत्येक लघु खंड जिसकी कुल जनसंख्या 10,000 या उससे अधिक होती है उसमें निवास करने वाले जनजाति की जनसंख्या अगर कम से कम 50% हो, उससे हम क्या कहेंगे मित्रों? उससे हम जो है माडा क्षेत्र घोषित करेंगे। ठीक है, और उसके बाद मित्रों माडा क्लस्टर भी लेकर आए जाते हैं। और माडा क्लस्टर में क्या होता है कि भाई जिनकी जो है कुल जनसंख्या यानी ऐसे क्लस्टर जिनकी कुल जनसंख्या 5,000 या फिर इससे अधिक होती है तथा उसमें जो है 50% जो है अधिक वो जनसंख्या जनजाति होती है। वहाँ पर बात करें माडा में तो वहाँ पर तो था 10,000 मतलब किसी भी जो है लघु खंड की वहाँ पर जनसंख्या होनी चाहिए और वहाँ पर जो है 10,000 जनसंख्या होनी चाहिए। और माडा क्लस्टर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है मित्रों यहाँ पर जो है कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? यहाँ पर जो है 5,000 जनसंख्या होनी चाहिए। फिर वहाँ पर जो है 50% यानी 10,000 में से 50% अगर वहाँ पर जो है निवास करती हैं जनजातियाँ तो फिर उसको माडा क्षेत्र घोषित किया जाएगा। और राजस्थान की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 18 जिलों में लगभग जो 44 जो है माडा लघु खंडों का गठन किया गया। कितना? 18 जिलों में, अभी वर्तमान में 44, 18 जिलों में 44 जो है माडा जो है लघु खंड देखने को मिलते हैं। कितने? 18 जिलों में 44 जो हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करूं मैं माडा क्लस्टर की तो वो जो है हमें देखने को मिलते हैं। कितने? वो हमें देखने को मिलते हैं मित्रों 8 जिलों में। कितने? 11 माडा क्लस्टर देखने को मिलते हैं। तो 18 जिलों में तो जो है 44 लघु जो है हमें खंड देखने को मिलते हैं माडा लघु खंड योजना के तहत, माडा कार्यक्रम के तहत 1978-79 के तहत। फिर जो है माडा क्लस्टर हमें देखने को मिलते हैं मित्रों। कितने? वो हमें देखने को मिलते हैं 8 जिलों में 11 हमें माडा क्लस्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे मित्रों मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये तो आपने पढ़ा ही था। तो 2005-06 में जो है ये स्टार्ट किया जाता है और इसमें जो है कहाँ पर तो 5 जिलों में चलाए जाते हैं उनके 16 पंचायत समितियों में। कौन कौन से जिले? तो हमारे अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, चित्तौड़गढ़। यहाँ पर आपको बताएं कि जनजातियाँ वगैरह रहती हैं और ये केंद्र राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित था। ठीक है, तो ये मैंने आपको बढ़ा दिया था।
अगला हमारे मित्रों एकलव्य खेल छात्रावास। तो ये जो है आदिवासी क्षेत्रों में जो एकलव्य खेल छात्रावास जो है हमारे कितने हैं, तो ये 13 हैं अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में एकलव्य खेल छात्रावास, और 7 बालकों के लिए हैं और 6 बालिकाओं के लिए, और हमारे उदयपुर में ये सर्वाधिक है। ठीक है, तो 13 याद रख लेना केवल कि एकलव्य खेल छात्रावास है। और अभी जो आपको बताएं कि आदिवासी के लिए जो खेल छात्रावास है 84 डूंगरपुर में शायद बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला हमारे मित्रों एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, ये कितने हैं, तो ये जो है योजना वैसे शुरुआत की गई थी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना जो है 1998 से स्टार्ट की गई थी, और अभी जो है राजस्थान में 30 जो है हमारे कितने देखने को मिलते हैं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय देखने को मिलते हैं राजस्थान में, कितने 30। ठीक है, तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 1998 में जो है योजना स्टार्ट होती है, और ये पहले तो मित्रों हमारे महाराष्ट्र में चलाया जाता था भारत में, और फिर जो है राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये 30 जो है हमारे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय देखने को मिलते हैं। केवल यहाँ पर संख्या याद कर लेना कि भाई कितना है। फिर बात करते हैं मॉडल पब्लिक रेजिडेंशियल स्कूल की, वो हमें देखने को मिलता है राजस्थान में 2। ठीक है, तो एक तो डूंगरपुर में और दूसरा हमारा उदयपुर की टेकली जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 2 मॉडल पब्लिक स्कूल जो है संचालित हैं राजस्थान में, कितने 2 जो है मॉडल पब्लिक स्कूल संचालित। अगला मित्रों आश्रम छात्रावास। आश्रम छात्रावास कितने हैं, तो लगभग हमारे जो हैं, तो कितने आश्रम छात्रावास यहाँ पर 372 नहीं होगा, 406 आश्रम अभी हाल फिलहाल में, कुछ और भी नए बन गए। तो ठीक है, 400 आश्रम छात्रावास हमें देखने को मिलते हैं, बालक और बालिकाओं दोनों के लिए अलग अलग। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ये हमारे 1998 में स्टार्ट हुई थी, और राजस्थान में बात करें तो ये 30 एकलव्य मॉडल स्कूल है, और मतलब एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। और मॉडल पब्लिक स्कूल की बात करें तो राजस्थान में 2 हैं, और एकलव्य खेल छात्रावास राजस्थान में 3 हैं, और आश्रम जो छात्रावास की मैं बात करूं तो वो हमारे 406 हैं। अगली है हमारे मित्रों कालीबाई भील मेधावी छात्रा निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना। अगली हमारी योजना मित्रों कालीबाई भील मेधावी छात्रा निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना। ये जो योजना थी ये वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रभावी हुई थी, और इसमें जो है मित्रों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो सीनियर सेकेंडरी परीक्षा होती है उसमें तो आपको 65%, और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हमारी जो सीनियर सेकेंडरी परीक्षा यानी CBSE या RBSE की बात करें तो यहाँ पर RBSE में आपको 65%, और जो है CBSE की बात करें तो यहाँ पर 75% अगर आप अंक लाती हो 12वीं में तो फिर आपको क्या दी जाती है, आपको जो है यहाँ पर स्कूटी दी जाती है। और अभी जो है हाल फिलहाल में जो सरकार ने इसकी जो संख्या भी बढ़ा दी है, 6000 के स्थान पर अभी वर्तमान में 20,000 हो गए, तो 20,000 स्कूटियों का वितरण वगैरह किया जाएगा इसके तहत कालीबाई भील मेधावी छात्रा निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे मित्रों अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना। ये जो योजना 2001-2 से ये जो है स्टार्ट हुई थी, और ये राज्य के 5 जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही यानी जो निम्नतम हमारे जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर जो है इसको स्टार्ट किया गया। और इसके तहत राजस्व संघ के द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार लोगों को रोजगार हेतु बैंकों से ऋण सुविधा तथा अनुदान राशि दी जाती थी, और सामान्यतः इकाई लागत का 50% अथवा 10,000 रुपए की राशि दोनों में से जो भी हो कम उपलब्ध कराई जाती थी। ठीक, इसके तहत अनुसूचित जनजाति रोजगार स्वरोजगार योजना जो 2001-2 में स्टार्ट हुई थी, केवल यहाँ पर ईयर याद रख लेना, जिस प्रकार शहरी विकास कार्यक्रम हमने 1977-78 देखा था। फिर बात करें तीरंदाजी अकादमी की, तो उसकी हमारी जो है स्टार्ट की गई है उदयपुर के खेलगांव में कब 2015-16 में। ठीक है, और फिर बात करें शहर या वनों की ओर, तो ये जो है शहरी आदिवासियों को वनों से जोड़ने हेतु योजना बनाएगी योजना, जिसमें वन क्षेत्र में शहरी मजदूर 100 दिन के लिए काम कर 4 दीवारी का निर्माण कर सकें। तो ये शहरी वनों की ओर ये योजना चली थी शहरी जनजाति के लोगों से काम लेने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था को देख लिया, और कुछ जो बातें अगर आप बजट वगैरह पढ़ते हो तो उसमें जो आती है तो फिर वो वहाँ देख लेना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।